गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के बेसिक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में कहाँ कहाँ पावर का आपका जनरेशन होता है और कहाँ कहाँ आपका ट्रांसमिशन होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग से मतलब बेसिक थिंग बताई थी कि पावर को क्या कहते हैं, किस तरह पावर को डिफाइन करते हैं, कन्वेंशनल सोर्स क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, ये सब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे। और ये जो पेपर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जिसका मैंने बोला था EPG, ये पेपर का मैंने बताया था आपको। EPG पेपर जो है ये E फॉर इलेक्ट्रिकल, P फॉर पावर और G फॉर जनरेशन। इसमें आपको क्या सब पढ़ना है बेसिक सिलेबस, और इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको आज बताऊंगा। इसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए इससे बेसिकली क्या है, EPG पेपर जो है इसका सिलेबस लगभग ऑल इंडिया में सेम ही है। क्योंकि पेपर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, तो आपका सारा स्टेट गवर्नमेंट का जितना सा सिलेबस है सब्जेक्ट का है बिल्कुल सेम है, कहीं को अंतर नहीं है। इसमें आपको दो तरह का सोर्स पढ़ना है, एक है कन्वेंशनल सोर्स, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है इसमें एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना आपको बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। बेसिक्स ऑफ पावर मतलब किस किस सोर्स से पावर को आप जनरेशन कर सकते हैं, मतलब पावर का। उसके बाद क्या है, इसी में आपको टॉपिक पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर लाइफ। देखिए क्या है बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन में क्या होगा, आपको पढ़ना है कौन कौन पावर का सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स कौन है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है। जैसे कि सोलर, विंड, ये सब क्या है, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। कोल, न्यूक्लियर, ये सब क्या है, ये सब आपका कन्वेंशनल सोर्स है। मतलब ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं हुए उसको हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स, और ऐसा सोर्स जो खत्म हो जाए, आज कल तो खत्म होगा ही, उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स बोलते हैं। तो क्या है बेसिकली कि आपको बेसिकली ये देखना यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन क्या क्या पढ़ना आपको है। तो बेसिक पावर जनरेशन पढ़ना आपको है कि कौन कौन सोर्स के हैं, सोलर प्लांट सोलर के लिए है, न्यूक्लियर के थर्मल के लिए है। और दूसरा टॉपिक इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर लाइफ। तो हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या क्या इंपॉर्टेंस रख सकता है। आपको पता है कि बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारा लाइफ लगभग क्या है, अधूरा से समान है। हम लोग पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, अब इवन आप देखते हैं हमारे घर में किचन में बहुत सारा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल पर ही चलता है। आप लोग मतलब इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं। बिना इलेक्ट्रिकल के आपके जीवन में देखिए जीने का दृष्टि तो रोटी कपड़ा मकान ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके लाइफ में एक समा गया है। आपको हर चीज़ के लिए मोबाइल आजकल है, आजकल स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन को भी आप उसके बिना रह सकते हो, आपको सब में चार्जिंग में इलेक्ट्रिकल चाहिए ही। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत सारा इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में है। बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आपका लाइफ क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, वो मज़ा ही नहीं रहेगा। मतलब ऐसे देखिए जीने वाला तो पहले भी जी रहा था, लेकिन अभी क्या है समय के साथ अभी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में है। तो आपको इसमें पढ़ना है EPG में पहले बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, कौन कौन सोर्स से पावर को जनरेट कर सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स हुआ, नॉन कन्वेंशनल सोर्स हुआ, कौन कौन सोर्स जनरेट। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इन आवर लाइफ। आप बिजली का अपने लाइफ में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, ये सब आपको उसमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक में। और उसके बाद क्या है, देखिए एक और मैंने आपको बता रहा हूँ EPG, ये पेपर पढ़ने के बाद आप कहाँ वर्क करेंगे। जैसे आजकल के लड़के इसको पढ़ेंगे, जो लड़के पॉलिटेक्निक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, जो भी लड़के इस पेपर को पढ़ेंगे तो ये कहाँ काम करेंगे EPG वाले। तो ये लड़के जो पढ़ेंगे इस पेपर को, इस पेपर का आपको वर्क कहाँ पर प्रैक्टिकल्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेपर का प्रैक्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जहाँ आप जाएंगे जहाँ बिजली जनरेट होती है, जहाँ पावर जनरेशन होता है, वहाँ पर इस पेपर का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो जितना इसमें आप चीज़ पढ़िएगा और जब वहाँ वर्क कीजिएगा तो आपको वहाँ सब टॉपिक्स में मिलेगा कि आपने जो उसमें पढ़ा, पावर जनरेशन का बड़ा बेसिक्स पढ़ा, सोलर पढ़ा, थर्मल पढ़ा, न्यूक्लियर पढ़ा, विंडर जो भी पढ़ेंगे वो सब आपको इसमें पेपर पढ़ने के बाद आपको सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा इसका प्रैक्टिकल वर्क। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए देखिए होता क्या है
कि ईपीजी जो पेपर है इसका कोई लैब नहीं होता है, क्योंकि इतने भारी इक्विपमेंट वाले लैब जो है वो संभव नहीं है कि आपको वो मतलब एक मॉडल आपको दिखा दिया जाएगा और उसके बाद जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग कीजिएगा, VT कीजिएगा जो सब लोग करते हैं, तो उसके बाद आप ये प्लांट को जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि ईपीजी जो मैंने पढ़ा है उसका वहाँ क्या क्या यूज़ है। आप जब पावर प्लांट जाएंगे तो पावर प्लांट जाने के बाद आपको अंदाज मिलेगा कि मैंने इसके बाद टॉपिक जो पढ़ा ईपीजी में, थर्मल पढ़ा, हाइड्रो पढ़ा, न्यूक्लियर पढ़ा, वो सब जो पावर प्लांट मैंने पढ़ा था इस पेपर के अंतर्गत, उस पेपर में मैंने जो पढ़ा था उसका डिटेल आपको वहाँ पर प्लांट में जाकर मिलेगा कि मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है। एक रफ स्केच मॉडल कॉपी आपने ऐसे आजकल तो यूट्यूब पर इसको वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें मैं पहले आपको पूरा डिटेल जानना पड़ेगा कि आखिर पूरा प्लांट कैसे काम करता है। लेकिन जब तक आप स्पॉट पे जाएंगे नहीं, उस चीज़ को आप देखेंगे नहीं, तो पूरा आपको क्या होगा कि ऐसे आप मान लीजिए बॉयलर को देखा, एक बॉयलर, वहाँ बॉयलर को देखेंगे। जैसे मैंने खुद 2012 में मैं NTPC कहलगांव गया था VT करने के लिए। वहाँ गया जब तो मैंने जाके देखा कि किस तरह पावर का जनरेशन वहाँ होता है, तो मैंने वहाँ बहुत सारा इक्विपमेंट देखा, चूँकि वो थर्मल पावर प्लांट था 2340 मेगावाट का। वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किस तरह से पावर जनरेशन होता है, कितने सारे प्रोसेस हैं, वहाँ मैकेनिकल प्रोसेस मैंने देखा, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस देखा, सारा सिस्टम को मैंने देखा वहाँ पर NTPC। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको लगेगा कि आपने मतलब इस पेपर को जो पढ़ा है, उस पेपर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे वहाँ नॉलेज में और आपका मतलब प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो आपको और ज़्यादा वहाँ मिलेंगे। ऐसे उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली आप पावर जनरेशन पढ़ लिए हैं, सारा सोर्सेज पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो आप करेंगे वहाँ जाने के बाद तो आपको लगेगा कि आपने इसको पूरी तरह से अचीव कर लिया। ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ, ये फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इसमें आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ, कौन कौन सोर्स है, तो पावर जनरेशन कौन कौन सोर्स होता है। कन्वेंशनल सोर्स बताया भी था मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि दो तरह का सोर्स है, कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। तो उसमें पावर जनरेशन आपको पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक में, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ। ठीक है। SBT के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इससे 4 से 5 नंबर के एक सवाल आते हैं, 4 to 5 नंबर्स के, 4 से 5 नंबर के एक सवाल इसमें आते हैं, नंबर्स के एक प्रॉब्लम आते हैं इसमें से। और ठीक है, आपको सारे इसमें सवाल आते हैं 4 से 5 नंबर के। और उसके बाद क्या है, इससे क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं SBT के अकॉर्डिंग। तो ये आपको 4 से 5 नंबर के इसमें क्वेश्चन आपको SBT में मिल जाएंगे अगर अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड के अंतर्गत देखिएगा आपको। और एक कंप्यूटर व्यू से तो आपको थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है इसमें आपको। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है कीजिएगा, बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है। पावर जनरेशन मैंने कल आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि बिहार में जो है पावर ज़्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जनरेशन जो है वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू होता है। जैसे NTPC हुआ है, बिहार में NTPC की बात करते हैं तो NTPC बार हो गई आपकी, NTPC कहलगांव हो गई, और ये सारा आपका जो है क्या है पावर जनरेशन करती हैं। और बाकी आपका जो NTPC बरौनी नया बना है तो ज़्यादा बिहार में ज़्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा काम होता है कंपनी जनरेशन के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा जनरेशन होता है। अदरवाइज आप जो पेपर है UPG ये है पूरा आपका बना हुआ है, किससे बना हुआ है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। ये अलग बात है, इसमें मैं सिर्फ आपको पावर जनरेशन के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको ये इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या हुआ, अगर EPG का बात हम कर रहे हैं तो ये सिर्फ जनरेशन हो गया, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाइएगा EPG 1 सेकेंड नेक्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा तो वहाँ पढ़िएगा पेपर आएगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जनरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़िएगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद का ये प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, थर्मल पावर प्लांट। इसका दूसरा टॉपिक है थर्मल पावर जनरेशन। इसका दूसरा टॉपिक थर्मल पावर जनरेशन। थर्मल पावर जनरेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था अभी, ये जो थर्मल पावर जनरेशन है इसमें आपको इसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम है। उसके बाद क्या, कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। ठीक है। उसके बाद ये पावर प्लांट कहाँ स्टेबल हो सकता है, इस पावर प्लांट का पावर प्लांट स्टेबल फील्ड सिलेक्शन, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग
और फील्ड सिलेक्शन, कहाँ किस जगह पावर प्लांट को आप बना सकते हैं, इसका फील्ड आपको देखना पड़ेगा, ब्लॉक डायग्राम क्या इसका है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है और इसका फील्ड सिलेक्शन क्या है। मैंने इस पावर प्लांट के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा बताया है कि पावर प्लांट है क्या। देखिए बेसिकली ये पावर प्लांट जो है वो डिपेंड करता है आपका कोल पर। ये पावर प्लांट बेसिकली डिपेंड करता है आपका कोल पर। कोल मतलब कोयला। ये पावर प्लांट कोल पे डिपेंड करता है। अगर कोल नहीं मिलेगा तो ये पावर प्लांट जीरो हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका कन्वेंशनल सोर्स का पावर प्लांट है। ये क्या है? कन्वेंशनल सोर्स। मतलब क्या होगा? ये आज ना कल खत्म होगा। कोल ये डिपेंड करता है कोल पर। अगर कोल नहीं है तो ये पावर प्लांट जीरो है। होता क्या है इस पावर प्लांट में? बेसिकली मैं बताता हूँ पावर प्लांट होता क्या है। पावर प्लांट में क्या होता है? ये पावर प्लांट स्टेबल किया रहता है प्लेस, जो मैंने आपको बताया था फील्ड सिलेक्शन। ये पावर प्लांट नियर बाय गंगा रिवर के अकॉर्डिंग ये पावर प्लांट सिलेक्ट किया जाता है। जैसे बिहार में बता रहा हूँ आपका, बिहार में आपका पावर प्लांट है ये आपका कहलगांव वाला गंगा किनारे है। बार एनटीपीसी बार जो है वो गंगा किनारे है। होता क्या है इस पावर प्लांट में? गंगा से पानी आती है, रिवर से आती है वहाँ गंगा नदी से, और वो पानी जाती है पावर प्लांट में। पावर प्लांट जाती है, वहाँ पर एक होता है प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर। वहाँ पर वो पानी क्या होता है? प्यूरिफाइड होता है। प्यूरिफाइड चूँकि होता क्या, गंगा के पानी बहुत सारी शुद्धि रहती है, तो वो पानी को पूरा क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई इसलिए किया जाता है ताकि उसके बाद वो पानी कहाँ जाती है? बॉयलर में जाती है। उसका पानी कहाँ जाती है? बॉयलर में जाती है। बॉयलर में जाने में पानी क्या होता है? गर्म होता है। गर्म में पानी स्टीम बनता है, और वो स्टीम क्या करता है? प्राइम मूवर काम करता है, और वो क्या करता है? अल्टरनेटर को रोटेट करवाता है। जो अल्टरनेटर रोटेट करता है दैट हमको पावर जनरेट होता है। ये पूरा शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है? ये पूरा शॉर्ट प्रोसेस टरबाइन ये पावर प्लांट बेसिकली डिपेंड करता है। ये आपका पावर प्लांट है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कोल पर। अब कोल कहाँ काम पड़ता है? तो बॉयलर में जो पानी हीट करता है, बॉयलर में जो पानी हीट करता है वो किसके उसका फर्नेस किससे होता है? कोल का होता है। मतलब फर्नेस में कोल जाता है। होता क्या है? कोल इसके लिए आप देखिएगा जो पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट, इसका एक अलग रेलवे लाइन होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ट्रक व्रक से कोल मंगाना संभव नहीं है। पावर प्लांट ऐसा चीज़ है जो कभी बंद होने वाली चीज़ नहीं है। ये पावर प्लांट हमेशा 24 आवर चलना है। ये हमेशा चलते रहेगी तब ना आपको बिजली मिलेगी। अभी आप बिजली आपको क्या है लगातार बिजली मिल रही है, तो बिजली का उत्पादन जो है कैसा भी लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन बिजली आपको हमेशा 24 आवर क्या चाहिए कि चाहिए बिजली आपको। तो होता क्या है इसका प्रोडक्शन जो है जनरेशन वो हमेशा चलते रहता है। अगर 5-7 यूनिट का है, जैसे मैं एनटीपीसी कहलगांव मैंने बीटी किया था तो वहाँ पर 7 यूनिट था एनटीपीसी कहलगांव में, और उसका टोटल कैपेसिटी था 2340 मेगावाट। 2340 मेगावाट। होता क्या है जो पावर प्लांट है उसका जैसे आपको यूनिट लिखा है, जैसे मान के चलिए मैंने एनटीपीसी कहलगांव में किया था तो वो था 2340 मेगावाट। आपको पता है पावर का यूनिट कितना होता है? वाट होता है। तो 2340 मेगा का मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे इसको लिखिएगा अगर इस यूनिट में तो 2340 गुना 10 का पावर 6 वाट। मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6। तो ये एनटीपीसी कहलगांव का था जब मैं 2012 में भर्ती कर रहा था। तो अभी एनटीपीसी 12 में क्या है उतना मेगावाट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 यूनिट काम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ा पावर प्लांट है, ये भी काम करना शुरू कर देगा एनटीपीसी 12 में। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है? कोल पे करता है। मैंने आपको रफ स्केच में बताया, पहले गंगा से पानी आती है, गंगा से पानी आई, उसके बाद क्या होता है? पानी आने के बाद आपका प्लांट के अंदर गया। प्लांट के अंदर क्या होता है? आपका सेंटर होता है, इसको बोलते हैं हम वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर। वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर। वहाँ पर पानी क्या होता है? पानी क्लीन होता है। कैसे क्लीन होता है? तो बहुत सारे केमिकल मटेरियल रहते हैं, जैसे कि मान लें पोटेशियम सल्फेट, सोडियम, मतलब बहुत सारे केमिकल मटेरियल के थ्रू बटन जो फिटकरी ये सब डाल के आप उसको क्या करते हैं? पानी को प्योर करते हैं। और जब पानी मेरा प्योर होता है तो उसके बाद पानी क्या होता है? पानी पाइप के थ्रू जाता है, बॉयलर में जाता है। पानी कहाँ जाता है? पाइप के थ्रू बॉयलर में। अब देखिए पानी को वहाँ साफ क्यों करते हैं? उसका रीज़न क्या है? पानी को वहाँ इसलिए साफ करते हैं कि अगर पानी को वहाँ साफ कीजिएगा नहीं करेंगे तो पाइप में क्या हो जाएगा? बहुत अशुद्धि जमा हो जाएगी, बहुत कचरा जमा हो जाएगा, और वो पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा? पाइप फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉयलर क्या हो जाएगा? बॉयलर में बॉयलर वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा पाइप से। तो ये देखिए ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ ऐसा लगाया जाता है कि अकॉर्डिंग कम से कम 5-10 साल 10-15 साल कोई दिक्कत नहीं हुए, वो बराबर मेंटेनेंस किया जाता है। ऐसा नहीं कि बॉयलर लगा दिया और 2 महीना बॉयलर खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये सब चीज़ें लगाया जाता है टाइम पीरियड के लिए कि इतना साल तक उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चिमनी बनाया रहता है, आप देखेंगे बहुत बार चिमनी दिखाई पड़ता होगा एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में। वो चिमनी क्यों बनाता है? वो चिमनी आज लगाया कल गिर गया या 6 महीना बाद गिर जाए तो फिर बेकार हो जाएगा ना। मतलब वो ऐसा लगाया तो टाइम पड़ जाता है, कम से कम इतने साल 10 साल है तो 10 साल का लिमिट है, 15 साल है, मतलब अकॉर्डिंग टू ईयर बनाया जाता है।
कितना साल तक ये लिमिट मतलब वर्क करेगा, इसमें कोई तरह का मतलब उसको रहने के मेंटेनेंस किया था, उसमें कोई तरह का मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखते होंगे कि एनटीपीसी पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें चिमनी के ऊपर में लाइट जलता होगा बहुत बार। वो लाइट क्यों जलता है आप गौर में देखिएगा, जैसे अगर आप निकट भविष्य में यहाँ से निकट अगर देख रहे हैं, अभी मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बोल रहा हूँ, नालंदा के निकट में अगर पावर प्लांट है तो एनटीपीसी बाढ़ है, तो एनटीपीसी बाढ़ है वो निकट में पावर प्लांट है, तो वहाँ पर आप देखेंगे पावर प्लांट के जो टावर की चिमनी में लाइट जलता है। वो लाइट क्यों जलता है कि अगर ऊपर से लाइट रात में पास करेगी तो उसको दूर से लगना चाहिए कि वहाँ पर कुछ है, अकॉर्डिंग तो वहाँ कुछ है तो वो अपना डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेगा, अदरवाइज पता चलेगा कि वो चिमनी से फ्लाइट टकरा गई। तो ये सब इसका प्रिकॉशन है। और बेसिकली पावर प्लांट क्या होता है, ये कोल पर डिपेंड करता है। अब कोल कहाँ से आता है, कोल ट्रेन के थ्रू आता है, अच्छी क्वालिटी कोल होता है। बिहार में कोयला बिहार में आता है, पश्चिम बंगाल से रानीगंज की कोयला, रानीगंज है कोयला खाने, वहाँ से कोयले आते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है विदेश से भी कोयला आता है, जिसको बोलते हैं मालवाहक विमान, वहाँ से भी कोयला आता है। तो ये सब जो बेसिक है, तो कोल आपको यहाँ पर क्या है, कोल आएगा और कोल को उसके बाद क्या करते हैं, कोल को चूड़ते हैं, कोल को बहुत सारे सेक्टर में टुकड़े टुकड़े करते हैं। होता क्या है कि कोल का बहुत बड़ा बड़ा शेप आता है कोल का, और उसको जब हम लोग जो उसको क्रश करते हैं, पूरा चूर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं बॉयलर के फर्नेस में डालते हैं, और उसके वो पानी को हीट करता है, पानी हीट होता है तो उसका स्टीम बनता है, और स्टीम बनता है तो वो स्टीम कहाँ, टरबाइन में होगा। टरबाइन में 3 तरह का टरबाइन रहता है, पर हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। और टरबाइन क्या करता है, वो प्राइम मूवर काम करता है, और वो क्या करता है अल्टरनेटर को रोटेट कराता है, और जब अल्टरनेटर रोटेट कराता है तो पावर का मेरा जनरेट होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट याद दिमाग में रखने लायक है कि हम जो पावर का जनरेशन करते हैं, पावर का जनरेशन वो करते हैं हम लो वोल्टेज पे करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि पावर का जनरेशन जब करते हैं, पावर का जनरेशन हम जब करते हैं तो लो वोल्टेज पे करते हैं। क्यों करते हैं पावर जनरेशन, पावर जनरेशन लो वोल्टेज, पावर का जनरेशन कहाँ करते हैं, लो वोल्टेज पे करते हैं। क्यों करते हैं लो वोल्टेज पावर जनरेशन, इसलिए करते हैं कि अगर हम हाई वोल्टेज पावर का जनरेशन करेंगे तो हमको उसका इंसुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि एनटीपीसी कालगांव में गया था तो वहाँ पावर का जनरेशन मैंने देखा था 15.75 kV। तो आज भी इंडिया में मैक्सिमम 33 kV तक ही पावर जनरेशन हो रहा है, एक्सेस ज़्यादा 33 kV। अब न्यू बुक में तो आजकल आ गया 66 kV तक भी आ गया है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में पावर का जनरेशन नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं, ये जो कम पावर जनरेशन होता है इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, जिसको हम जीटी ट्रांसफार्मर करते हैं, जीटी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, उसके माध्यम से क्या करते हैं पावर को हम स्टेप अप कर देते हैं। क्या करते हैं पावर को स्टेप अप करते हैं, जैसे मैंने इतना ही जनरेट करते हैं 15.7 kV इतना ही जनरेट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसको हम बनाते हैं 400 में कन्वर्ट कर देते हैं, 400 kV इसको बना के स्टेप अप। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए इतना पावर से मेरे इतने बड़े भारत में इससे काम चलने वाला नहीं है, ये बहुत कम पावर जनरेशन है। लेकिन अगर मैं 400 kV जनरेट करूंगा तो मेरा पूरा पावर प्लांट का इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, इंसुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इंसुलेशन को नहीं बढ़ाएंगे और इतना जनरेट करेंगे तो पावर प्लांट पूरा जल जाएगा। तो हम जनरेशन करते हैं लो वोल्टेज पे, और उसको क्या करते हैं स्टेप अप करके हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरेशन लो पे करते हैं और उसको स्टेप अप करके हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 15.400 में कन्वर्ट हुआ था। तो ये सब प्रोसेस ट्रांसफार्मर का 2 पार्ट होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो यहाँ पर हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, और पावर का वोल्टेज क्या करते हैं स्टेप अप करके 400 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सब वो प्रोसेस का है जिसमें पावर लो वोल्टेज पे करना। लो वोल्टेज नहीं कीजिएगा ना तो सारा कोई इंसुलेशन क्या होगा, जलाना, इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तो इंसुलेशन कॉस्ट को नहीं बढ़ाइएगा तो आपका पावर प्लांट क्या जल जाएगा। इसी कारण से हम पावर का प्लांट जनरेशन लो वोल्टेज पे करते हैं। बहुत बार आप जाइएगा इंटरव्यू में तो आप क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट द रीजन, क्या सा कारण है कि हम जो है पावर का जनरेशन लो वोल्टेज पे करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर पावर का जैसे हम हाई वोल्टेज पे करेंगे तो हमको इसका इंसुलेशन क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इसका जब इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा दैट इज़ द हमको क्या खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग कोई भी चीज़ को खर्च के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी खर्च चीज़ को अकॉर्डिंग टू खर्च के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब क्या है कि हमको देखना पड़ता है कि खर्च क्या उसका बैठ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम 1 लाख रुपया खर्च कर दिए और हमको आमदनी से मिल रहा है 10,000 रुपया। हमको देखना है कि 1 लाख लगा रहे हैं तो उसे 2 लाख आना चाहिए, या मतलब ज़्यादा आना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट के मुताबिक हमको उसमें आउटपुट मिलना चाहिए। ये इसका बेसिक थिंग था, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पावर प्लांट जो इसमें है
वो है हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा क्या है? दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है कि ये पावर प्लांट जो है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पावर प्लांट आपका जब भी निकट स्टेबल होगा तो आपका हिली एरिया में होगा। बहुत बड़ा इसका मतलब ये है कंडीशन इसका कि ये पावर प्लांट जब भी आपका होगा ऐसे डिपेंड बेसिकली ये करता है वाटर पर। इसका जो रॉ मटेरियल बोलिए एक तरह से आप वाटर ही है, वाटर। लेकिन इसका जो प्लेस है सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो आपका हिली एरिया है। इसका जो पावर प्लांट का स्टेबल होगा जब भी तो हिली एरिया पहाड़ी एरिया में होगा। मतलब ये आपका लोकल एरिया में स्टेबल नहीं हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि इसको पानी चाहिए बहुत आयात में ना एक्स्ट्रा। मतलब होता क्या है देखिए, मैंने भी इससे पहले आपको एनटीपीसी पढ़ाया थर्ड पावर प्लांट। वहाँ पर क्या गंगा नदी कभी सूख जाती है, कभी कम भी पानी रहता है तो काम चल जाता है। लेकिन इसको क्या चाहिए, ये पूरा डिपेंड करता है आपका वाटर पर। हाइड्रो पावर प्लांट ये आपका पूरा डिपेंड करता है वाटर पर करता है। अगर वाटर नहीं है तो ये पावर प्लांट का फिर आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसका नाम ये हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल के अकॉर्डिंग जो है, थर्मल और हाइड्रो में देखिए बेसिक डिफरेंस यही है, समझिएगा बात को। वो पावर प्लांट क्या था, गंगा नदी किनारे, बड़ी नदी किनारे स्टेबल कर सकते थे। लेकिन इसको जब भी आपको स्टेबल करना है हिली एरिया में, समझ रहे बात को ना। जैसे उत्तराखंड हुआ भारत में, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। ऐसे भारत में सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट पश्चिम बंगाल में था। तो पश्चिम बंगाल मतलब हिली एरिया में ही इसको आपको जब भी स्टेबल करना है हिली एरिया में करना है। ये आपका वाटर पे डिपेंड करता है पूरा। हिली एरिया चाहिए, प्लेस पहाड़ी एरिया इसको चाहिए। उसके बाद क्या है, इस पावर प्लांट का उसमें क्या क्या पढ़िएगा आप इसमें, इसका वही चीज़ पढ़िएगा। इसमें भी आप ब्लॉक डायग्राम, सबका ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है। क्या क्या ब्लॉक डायग्राम है, फिर क्या आपको पढ़ना है इसमें है प्लेस पढ़ना है। क्या क्या इसका प्लेस है, कहाँ का प्लेस को किस प्लेस पर स्टेबल कर सकते हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है। देखिए इसका अगर आप बेसिकली डिसएडवांटेज देखते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आप सोचिए। आप लोग सोच के बताइए इसका बेसिक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो जब भी होता है तो आपका शहर से थोड़ा दूर होता है, नदी किनारे, तो कोई ज़्यादा इम्फेक्टेड नहीं है। आपका ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसमें कुछ कम होगा। इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। कारण क्या है, देखिए पहाड़ी एरिया में मकान कितना बहुत कम संख्या में रहता है, उतना तो पौष आबादी रहती नहीं है। तो पहाड़ी एरिया से जो तार बिछाइएगा आप ट्रांसमिशन के लिए और उसको शहर में लाइएगा तो आपका ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको हाइड्रो पावर प्लांट में ये एकदम क्लियर आपको समझ आ रहा है बात को। होता क्या है, ये थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट में आपका जो कॉस्ट है वो ट्रांसमिशन कॉस्ट वो इसमें हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पहाड़ी एरिया से आप ट्रांसमिशन करके तार को ला रहे हैं और उसको शहरी एरिया में ला रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या आपका हो जाएगा कि मतलब जब भी लाइएगा तो क्या होगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों पावर प्लांट में है। और वो क्या है, एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एनटीपीसी बार की बात करते हैं। एनटीपीसी बार से अगर बिहार से लाइन आ रहा है तो रास्ता में सब जगह हरनौत, बख्तियारपुर से लाइन देती आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा तो शहर से दूर है नहीं, वो ऐसा कुछ है। लेकिन अगर मान के चलिए पहाड़ी एरिया, पूरा पहाड़ी एरिया में ये पावर प्लांट है और वहाँ जनरेट वहाँ कर रहा है, लेकिन जनरेट करने के बाद क्या हो रहा है कि आपको वो जनरेट करने के बाद आपको वो क्या कर रहा है कि आपको वहाँ तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन तो होगा, ज़्यादा यूज़ तो होगा नहीं। मान लीजिए आपका टाउनशिप वहाँ पर है, एनटीपीसी का या एनएचपीसी का टाउनशिप होता है। जैसे भारत में इस पावर प्लांट का जो शॉर्ट है उसको आप बोलते हैं एनएचपीसी। वो था एनटीपीसी था, ये एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो ये मान लिया ठीक है, उसका टाउनशिप में लाइन जाएगी, यहाँ जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा आपका, वहाँ तक तो लाइन जाएगी आपके, लेकिन उसके बाद आपको तो उसका जब प्रोडक्शन किए हैं तो फिर उसको ट्रांसमिट तो कीजिएगा ना, ट्रांसमिट जब कीजिएगा तो आपको समस्या आएगी आपके पास बहुत बड़ी कि आपको उसका ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। दैट द रीजन इस पावर प्लांट, ये पावर प्लांट अच्छा पावर प्लांट है। उसके बाद देखिए ये दोनों पावर प्लांट में अगर डिफरेंस का बात कीजिएगा तो बेसिक डिफरेंस क्या हो जाएगा कि उस पावर प्लांट में आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता था, लेकिन इस पावर प्लांट में आपका कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोल जलता था। थर्मल पावर प्लांट में तो कोयला जलता था तो क्या होता था, धुआं निकलता था, तो इन्वायरमेंट मेरा पॉल्यूशन होता था। लेकिन इस पावर प्लांट में कोई बॉयलर की जरूरत नहीं है, कोई बॉयलर नहीं। यहाँ पर खाली फर्क कितने हैं कि ये आपका लगेगा आपका वाटर टरबाइन लगेगा, वहाँ पर क्या था आपका स्टीम टरबाइन था थर्मल वाले में, और यहाँ पर आपका लगेगा वाटर टरबाइन। दोनों पावर प्लांट का बेसिक डिफरेंस यही है।
और क्या है, हिली एरिया चाहिए, वाटर चाहिए, 4-5 जो इसका मैन्युफैक्चर दोनों का है अलग, उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि ये पावर प्लांट डिपेंड करता है वाटर पर, और ये पावर प्लांट जब भी होगा तो ये किस एरिया में होगा, हिल एरिया में होगा, और ये पावर प्लांट में नो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, मैंने आपको 2 पावर प्लांट के बारे में बताया, इसमें भी और आपको पढ़ना है, न्यूक्लियर भी पढ़ना है, और सब मैंने अगले क्लास में मैं आपको फिर और आगे डिटेल में इसके सिलेबस का जानकारी दूँगा। आज मैंने आपको 3 टॉपिक बताया, सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, 3 टॉपिक। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। थैंक यू।